कहानी बिहार के एक छोटे से गांव अमृतपुर से शुरू होती है। गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ रही थी। तेज दोपहर की धूप में 22 साल का आर्यन अपने खेत के किनारे बैठा एक फटी हुई किताब पढ़ रहा था। आर्यन के पिता रामशरण गांव के एक जमींदार के यहाँ हल जोतते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। अगर एक दिन काम नहीं मिलता तो रात को चूल्हा नहीं जलता था। आर्यन की माँ सावित्री हमेशा बीमार रहती थी, फिर भी उसने कभी आर्यन की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। वह अपनी पुरानी साड़ियां बार बार सिलकर पहनती थी ताकि आर्यन के लिए नई कॉपियां खरीदी जा सके। एक दिन रामशरण खेत से काम करके लौटे और अचानक गिर पड़े। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उन्हें शहर ले जाना होगा, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे। यह बात आर्यन के दिल को अंदर तक हिला गई। उसी दिन आर्यन ने फैसला कर लिया कि वह शहर जाएगा और अपनी किस्मत खुद बनाएगा। जब आर्यन घर से निकलने लगा तो सावित्री ने अपनी कई सालों की जमा पूंजी एक छोटी सी पोटली उसके हाथ में रख दी। उस पोटली में कुछ सिक्के और फटे पुराने नोट थे। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां के पैर छुए और अपनी पुरानी साइकिल पर झोला टांगकर स्टेशन की ओर निकल पड़ा। आर्यन के जाते समय पूरा गांव चुप था। कुछ लोग उसे दुख भरी नजरों से देख रहे थे तो कुछ लोग मन ही मन हंस रहे थे। शहर जाकर कौन सा राजा बन जाएगा, लेकिन सावित्री जानती थी कि उसका बेटा सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान ढूंढने जा रहा है। जब आर्यन मुंबई पहुंचा तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। चारों तरफ भीड़ थी, शोर था और लोग भागते नजर आ रहे थे। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पहले 3 दिन उसने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही गुजारे। वह भूखा और प्यासा था, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। इन्हीं दिनों उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा। एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में हेल्पर की जरूरत है। आर्यन उस पते पर पहुंचा। कंपनी का नाम था विराज ग्रुप। वहां का मैनेजर बहुत सख्त था। उसने आर्यन की फटी शर्ट और धूल से भरे चेहरे को देखा और उसे डांट कर भगा दिया। लेकिन आर्यन वहीं गेट पर डटा रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझे भीख नहीं चाहिए, काम चाहिए। आप मुझे एक दिन काम करके देखने दीजिए। अगर पसंद न आए तो पैसे मत दीजिएगा। मैनेजर को उसकी बात कुछ अलग लगी। उसने आर्यन को गोदाम में भारी डिब्बे उठाने का काम दे दिया। हफ्तों तक आर्यन दिन में बोझ उठाता रहा और रात को उसी गोदाम के एक कोने में सो जाता था। हालात बहुत कठिन थे, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। रात को मोमबत्ती जलाकर वह मैनेजमेंट और कोडिंग की किताबें पढ़ता रहता था। मुंबई की रातें आर्यन के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल थीं। बारिश में भीगता प्लेटफॉर्म, भूख से तड़पता पेट और माँ की याद सब एक साथ उस पर टूट पड़ते थे। कई बार वह खुद से पूछता, क्या मैं यहाँ आकर गलती कर बैठा? लेकिन अगली ही सांस में उसे माँ का चेहरा याद आ जाता और वही याद उसे फिर से हिम्मत दे देती थी। एक रात कंपनी की एमडी ईशा सिंघानिया अचानक गोदाम का निरीक्षण करने आई। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़का पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ है। उसके हाथ में भारी काम था, लेकिन पास ही एक महंगी मैनेजमेंट की किताब रखी हुई थी। ईशा एक शालीन और समझदार महिला थी। उनकी उम्र करीब 28 साल थी। वे अपनी मेहनत और काबिलियत से इस मुकाम तक पहुंची थी। ईशा ने आर्यन से पूछा, तुम यहाँ इतना मेहनत वाला काम करते हो और मैनेजमेंट की किताबें भी पढ़ते हो, क्या तुम्हें सच में समझ आता है? आर्यन जरा भी नहीं घबराया। उसने बहुत सादगी से जवाब दिया, मैम, हाथ की मेहनत पेट भरती है और दिमाग की मेहनत भविष्य बनाती है। आर्यन की बातों में ईशा को सच्चाई और आत्मविश्वास दिखाई दिया। उसी समय उन्होंने उसे अपनी टीम में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रख लिया। यह आर्यन की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। उस रात ईशा ने अपनी डायरी में लिखा, आज गोदाम में एक लड़का मिला। उसकी आंखों में भूख नहीं, सपना था। आर्यन के लिए यह नौकरी सिर्फ एक पद नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने का एक मौका थी। जैसे जैसे आर्यन अपने काम में अच्छा होने लगा, वैसे वैसे ऑफिस के कुछ लोग उससे जलने लगे। समीर नाम का एक सीनियर मैनेजर हर मौके पर आर्यन को नीचा दिखाता था। वह उसे गांव वाला और गमवार कहकर बुलाता रहता था। एक दिन समीर ने जानबूझकर एक बहुत ही जरूरी फाइल डिलीट कर दी और उसका इल्जाम आर्यन पर लगा दिया। पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। ईशा बहुत गुस्से में थी। उन्होंने आर्यन को अपने केबिन में बुलाया। ईशा बोली, आर्यन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये फाइल आज ही क्लाइंट को भेजनी थी। आर्यन बिल्कुल शांत रहा। उसने अपनी सारी फाइलें ध्यान से चेक की और समझ गया कि यह किसी की साजिश है। उसने ईशा से सिर्फ 2 घंटे का समय मांगा। आर्यन ने अपनी कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया।
उसने सर्वर के रिसाइकल बिन और बैकअप लॉग्स से वह फाइल दोबारा निकाल ली। साथ ही उसने यह भी पता लगा लिया कि फाइल किस कंप्यूटर से डिलीट की गई थी। वह कंप्यूटर समीर का था। ईशा के सामने सच्चाई आ गई। उन्होंने समीर को कड़ी फटकार लगाई और आर्यन से माफी मांगी। उस दिन के बाद ईशा की नजरों में आर्यन के लिए सम्मान और बढ़ गया। उस घटना के बाद ऑफिस का माहौल बदल गया। कुछ लोग आर्यन को अब इज्जत की नजर से देखने लगे तो कुछ लोग और ज्यादा जलने लगे। समीर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जाते जाते वह आर्यन को धमकी दे गया। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ईशा और आर्यन अक्सर काम के कारण देर रात तक ऑफिस में रुक जाते थे। ईशा को धीरे धीरे आर्यन की सादगी अच्छी लगने लगी थी। वह खुद अमीर घर से थी, लेकिन उसे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। आर्यन उसे अपने गांव की बातें बताया करता था, कैसे वहां मिट्टी से सौंधी खुशबू आती है, कैसे लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। ईशा ये बातें ध्यान से सुनती रहती थी। एक शाम जोरदार बारिश हो रही थी। अचानक ऑफिस की सारी लाइटें चली गईं। दोनों बालकनी में खड़े थे और बारिश की आवाज सुन रहे थे। ईशा ने धीरे से पूछा, आर्यन, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि अगर तुम नाकाम हो गए तो क्या होगा? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैम, जो इंसान शून्य से शुरू करता है उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। उसके पास पाने के लिए पूरा संसार होता है। उस पल ईशा को महसूस हुआ कि वह आर्यन को अब सिर्फ एक कर्मचारी की तरह नहीं देख रही है। उसके दिल में आर्यन के लिए कुछ अलग सा जुड़ाव पैदा हो गया था। लेकिन वह चुप रही, क्योंकि उसे पता था कि उनके बीच समाज और हैसियत का एक बड़ा अंतर है। उस रात ईशा देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसे आर्यन का चेहरा याद आता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस आगे बढ़ने की जिद थी। उधर आर्यन अपने कमरे में बैठा मां की दवाइयों की सूची देख रहा था और सोच रहा था कि जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई है। आर्यन की मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर आर्यन पूरी तरह टूट गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह ईशा के पास गया। उसका आत्मसम्मान उसे सीधे मदद मांगने से रोक रहा था। उसने ईशा से कहा कि वह अपनी जमीन के कागज गिरवी रखकर कंपनी से एडवांस लेना चाहता है। ईशा ने चेक बुक निकाली और 10 लाख रुपए का चेक काटकर आर्यन की ओर बढ़ाया, लेकिन साथ में एक शर्त रख दी। ईशा बोली, आर्यन, मैं तुम्हें ये पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें कंपनी के साथ 10 साल का बॉन्ड साइन करना होगा। इन 10 सालों में तुम्हारी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी। यह सुनते ही आर्यन का दिल बैठ गया। उसे लगा कि ईशा भी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चेक वापस कर दिया। आर्यन बोला, मैम, माँ की जान मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन अपनी आजादी और ईमानदारी का सौदा मैं नहीं कर सकता। मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। आर्यन जैसे ही बाहर जाने लगा, ईशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने पीछे से आवाज दी, रुको आर्यन। आर्यन मुड़ा। ईशा उसके पास आई और बोली, यही तो मैं देखना चाहती थी। अगर तुम आज हाँ कह देते तो तुम मेरी नजरों में गिर जाते। मैंने यह शर्त सिर्फ तुम्हारा चरित्र परखने के लिए रखी थी। ये लो चेक, यह तुम्हारी मेहनत का बोनस है। यह कोई कर्ज नहीं है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर आर्यन पूरी रात बैठा रहा। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले कि सावित्री अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही आर्यन पहली बार जोर जोर से रो पड़ा। उस पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस मां के लिए कुछ करेगा जो अपने बच्चों के सपनों के लिए खुद को मिटा देती है। इलाज के बाद आर्यन फिर से मुंबई लौट आया। इस बार उसके स्वभाव में एक अलग ही ठहराव और आत्मविश्वास था। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने स्टार्टअप पर काम शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले कोई क्लाइंट नहीं मिला, नुकसान हुआ। कई रातें ऐसी रहीं जब उसे नींद तक नहीं आई। लेकिन इन मुश्किल समय में ईशा ने उसे सही राह दिखाई। उन्होंने न पैसे से मदद की, न किसी तरह का दबाव बनाया, बल्कि अपने अनुभव से सलाह दी। धीरे धीरे आर्यन की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी कंपनी को पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला। फिर उसका नाम मीडिया में आने लगा। जो लोग कभी उसे गांव वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उससे मीटिंग लेने की कोशिश करने लगे। अब आर्यन विराज ग्रुप का कर्मचारी नहीं रहा था, बल्कि वह कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन चुका था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और ईशा से अपने दिल की बात कह दी। आर्यन बोला, ईशा, जब मैं पहली बार मुंबई आया था तब मेरे पास सिर्फ फटे हुए कपड़े थे। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे बिना यह सब अधूरा लगता है। क्या तुम एक गरीब किसान के बेटे का साथ दोगी? ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुमने खुद को साबित किया है।
मुझे तुम्हारे पैसों से नहीं बल्कि तुम्हारी उस रूह से प्यार है जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद आर्यन ने अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल और एक स्कूल बनवाया। उसने उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी ली जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते थे। आज आर्यन और ईशा की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर मेहनत और नीयत साफ हो तो रास्ता जरूर मिलता है। रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि सम्मान और समझ से चलते हैं। अपनी मजबूरी को कभी अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो।